अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। इंटर टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्सेस पोर्शन के जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं वो देखिए। सबसे पहला, एक्स एंड कंपनी अ सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मेघालय। मेघालय के अंदर रजिस्टर्ड है एंड वांट्स टू ऑफर कंपोजिशन लेवी। और ये क्या है? कंपोजिशन स्कीम के तहत ये ऑप्ट करना चाह रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा, व्हाट विल बी द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो हमने देखा था कि जो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है कंपोजिशन लेवी की इन द स्टेट ऑफ, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में, ऊपर जो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है वहाँ जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 75 लैक्स। असम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ 1.5 करोड़ है। और अदर स्टेट्स में जो अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है वहाँ 1.5 करोड़ है। तो ये मेघालय के रिलेशन में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो रजिस्ट्रेशन की रहेगी वो क्या, कंपोजिशन लेवी की थ्रेशोल्ड लिमिट जो रहेगी कंपोजिशन लिमिट लेवी की वो क्या रहेगी? वो रहेगी 75 लैक्स। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 75 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, द पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज फ्रॉम मध्य प्रदेश which is not a notified handicraft goods या predominantly handmade notified product is compulsorily required to get registered under GST। तो अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाईज करता है गुड्स की तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कब रजिस्ट्रेशन कराना है। इस कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये सही नहीं है। यदि उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये भी सही नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है। और डी पार्ट भी पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर, तो इसका डी पोर्शन सही रहेगा। दैट इज इन केस ऑफ मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। कौन सी सप्लाईज इसमें एग्जेम्प्ट रहेगी? ये टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ऑल टाइप ऑफ टेस्टिंग वो एग्जेम्प्ट है, ये हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर भी एग्जेम्प्ट है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर भी एग्जेम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एग्जेम्प्ट है। तो ये तीनों की तीनों ही क्या रहेंगे? एग्जेम्प्ट रहेंगे। आंसर इसका आ जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन में। देन Mr. Narayan Goyal has booked a room on rent in a Sunshine Hotel for the purpose of lodging on 10th August. GST is not payable by Mr. Narayan Goyal in case the value of supply of accommodation is, अगर value of supply of accommodation is ₹1000 or less, 1000 रुपए और लेस, तो फिर क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा पर डे। ये पर डे की लिमिट है। तो अब इसमें 800 रुपये पर डे क्या रहेगा? है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। 6000 में टैक्स लगेगा, 11000 में टैक्स लगेगा, 1500 में टैक्स लगेगा। 800 रुपये पर डे एग्जेम्प्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। किन किन केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है? क्वेश्चन देखिए, सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, बिल्कुल सही है, यहाँ इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपके डेफिनेशन है आउटपुट टैक्स की और इनपुट टैक्स के रिलेशन में, वो कह रहे हैं कि आउटपुट टैक्स के लिए हम यूटिलाइज करेंगे तो आपको जो इनपुट टैक्स है उसमें कंपोजिशन टैक्स इनपुट टैक्स के एम्बिट में नहीं आता। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स एंड गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इसका क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, ये अपन ने पढ़ा था, क्रेडिट इज ब्लॉक्ड
अंडर सेक्शन 17(5). 17(5)H के अंदर क्रेडिट क्या है, ब्लॉक्ड है फ्री सैंपल्स के रिलेशन में। पर्सनल कंजम्पशन का भी आपको क्रेडिट नहीं एडमिसिबल होता है, तो आंसर इसका भी हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। इसका आंसर भी डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट देखिए, सुहास एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सुहास एंड कंपनी अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइज क्या, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। Now he need not issue tax invoice if the value of supply of goods is and recipient does not require such invoice. The value of supply of goods is less than rupees 200. If it is less than rupees 200, तो यहाँ पे उनको टैक्स इनवॉइस जारी करने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस जारी कर देंगे एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ डे। यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, वेरियस टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी टू मेक वन नेशन वन टैक्स। अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि बहुत सारे जो टैक्सेस हैं और स्टेट लेवीज हैं वो क्या की थी, सब्ज्यूम कर दिए थे जीएसटी लॉ के अंदर। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये टैक्सेस क्या हुए थे, सब्ज्यूम हुए थे। अब ये पूछ रहे हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द टैक्सेस विच हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी लॉ। तो सबसे पहले बात इन्होंने बोली कि क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या सब्ज्यूम हुई है, क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्ज्यूम नहीं हुई है। टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बिल्कुल डेफिनेटली जो टैक्सेस ऑन लॉटरी है वो क्या हुए हैं, सब्ज्यूम किए गए हैं। टैक्सेस ऑन लॉटरी हैज बीन व्हाट, सब्ज्यूम। ठीक है। एनवायरमेंट टैक्स, क्या ये सब्ज्यूम हुआ, ये सब्ज्यूम नहीं हुआ। तो कौन से नहीं हुए, ये दो सब्ज्यूम नहीं हुए। कौन से हो गए, ये पूछ रहे कौन से हो गए, तो आंसर 2 हो जाएगा। आंसर इस केस के अंदर हो जाएगा कि जो हुए हैं वो है ए, ये सब्ज्यूम हुआ है। ए मतलब जो लॉटरी है, टैक्सेस ऑन लॉटरी। नाउ हियर सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो कौन कौन सी सर्विसेज रेल के ट्रांसपोर्टेशन से, मतलब रेल से अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कौन कौन से गुड्स के रिलेशन में एग्जेम्पशन दे रखा है, इसके लिए ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के रिलेशन में जब बात कर रहे हैं तो रेल के माध्यम से, यहाँ पे पहली आ रही है पल्सेस। तो जहाँ अपन ने देखा था कि मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर्स, पल्सेस और राइस वो एग्जेम्प्ट रहती है। तो ये क्या रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी एग्जेम्प्ट रहेंगे, मिलिट्री, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स एग्जेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्या है, एग्जेम्प्ट रहेंगे। उसके अलावा जो डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या इसके रिलेशन में एग्जेम्पशन है, नहीं दे रखा है। जेगरी के रिलेशन में एग्जेम्पशन है, नहीं दे रखा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन से एग्जेम्प्ट हैं ये पूछ रहे हैं। तो ये दोनों तो टैक्सेबल हो गए, ये तो हो गया टैक्सेबल, ये भी हो गया टैक्सेबल। आंसर हो गया इसका 1 एंड 2। देन कौन कौन सी सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ा था अपन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रिलेशन में। उसके बाद अलग से स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की जो सर्विसेज थी उसके रिलेशन में एग्जेम्पशन अपन ने देखा, और वो था, देखिए कौन कौन सी सर्विसेज जो वेयर हाउसिंग की एग्जेम्प्ट रहेंगी। टी है, जैगरी है, बीटल लीव्स है। प्रोसेस कैश्यूनट्स है क्या, प्रोसेस कैश्यूनट्स नहीं है। तो अपन ने ये देखा था सीरियल्स हो गई, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, शुगर केन, जैगरी, ये सब आ गया। रॉ वेजिटेबल्स आ गए, बीटल लीव्स वगैरह। तो ये सब पढ़ा था अपन ने एंट्री 24B के अंदर। तो कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हो गई, टी हो गई, जैगरी हो गई, बीटल लीव्स हो गई। प्रोसेस कैश्यूनट्स एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, GST is not payable by recipient of service in the following cases. GST is not payable by the recipient in the following cases. पहली हो गई, services provided by way of sponsorship
टू एबीसी लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म को प्रोवाइड की जाती है, यदि बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म को प्रोवाइड की जाती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रहेगा, तो ये आरसीएम के तहत टैक्सेबल होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। डायरेक्टर खुद दे रहा है, कंपनी को नहीं दे रहा है, तो ये भी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत लेविएबल होगा। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, ये भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्सेबल होगा। रिकवरी एजेंट अगर बैंक को सर्विसेज देता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो कौन सी सर्विसेज हो गई भैया जो ये टैक्सेबल हो रही है यहाँ पे? नॉट पेएबल बाय रेसिपिएंट। आरसीएम में जो पेएबल नहीं है वो आ गई 2 and 3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 and 3 इसका आंसर होगा। 2 and 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एक्स, a casual taxable person is not involved in making taxable supplies of notified handicraft goods or predominantly handmade notified products। वहाँ exempt रहता है ये, aggregate turnover 20 लाख तक का या 10 लाख तक का। Which of the following statement is true for Mr. X, a casual taxable person? Mr. X is not required to take registration under GST under any circumstances, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, Mr. X is required to get GST registration if the aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs, ये भी गलत है। X is required to obtain registration under GST if aggregate turnover in financial year exceeds 40 lakhs, ये भी गलत है। इसको क्या कराना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स में और हैंडमेड मटेरियल में डील नहीं कर रहा है। तो मिस्टर एक्स इज टू कंपलसरी गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट। इसको क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days और द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज से अर्लियर। एक्सटेंशन हो सकता है 90 दिन का, और तो वैलिडिटी पूछ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 90 days का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। जो सप्लाई की एम्बिट में नहीं आ रही है उसमें देखिए एक आ रही है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, ये आईटीसी अवेल किया है, ये सप्लाई है, शेड्यूल 1 में आ रहा है, ये शेड्यूल 1 में आ रहा है। ये टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआरस, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, ये शेड्यूल 3 में, ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी शेड्यूल 3 में। ये आंसर आ गया इसका 2, 3 and 4। 3 and 4 इसका आंसर है डी। फिर अपन ने बोला था कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो रहा है उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए काम में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए काम में आ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहे 15वां क्वेश्चन, हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर, देखिए फटाफट चल रहा है हमारा मामला। हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इज कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अपन ने सेक्शन 2(6) में पढ़ी थी। उसमें था कि उसमें टैक्सेबल सप्लाईज शामिल है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज शामिल है, जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो शामिल है, इंटर स्टेट सप्लाईज शामिल है, पर क्या शामिल नहीं है? जो रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है वो सप्लाई जिसपे अपने को रिवर्स चार्ज के तहत इनवर्ट सप्लाई जिसपे टैक्स देना और जीएसटी उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो पहला बोला इन्होंने एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम एंड इंटर स्टेट सप्लाईज, ये गलत हो गया क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाईज इंक्लूड होती है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है, बिल्कुल सही है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है, इंटर स्टेट सप्लाईज इंक्लूडेड है। फॉर अ पर्सन कंप्यूटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटली, ये भी गलत है, ये ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होगा। फिर है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई टैक्सेबल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग पैन कंप्यूटेड फॉर ईच स्टेट सेपरेटली, ये भी गलत है, ईच स्टेट सेपरेटली नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज हो गई एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेएबल अंडर आरसीएम, सही है।
exempt supplies हो गई, export of goods and services हो गई, interstate supplies of person having same PAN computed on all India basis excluding taxes if any charge under GST. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर सही. Then within how many days a person should apply for GST registration apart from provisions of voluntary registration? तो 30 दिन के अंदर उसको अप्लाई करना है. Within 30 days from the date when he becomes liable for registration. Within 30 days from the date when he becomes liable for registration. फिर है Kaleem and Associates. Kaleem and Associates make an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of business. एप्लीकेशन उसकी अप्रूव हुई है 4 सितंबर को और उसका ऑर्डर मिला है उसको 14 सितंबर को. तो उसको आप ये पूछ रहे फाइनल रिटर्न फर्निश कब तक करना है. इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर 4 दिसंबर. नहीं, जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या जब उसका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है विच एवर पीरियड एक्सपायर लेटर उसके 3 महीने के अंदर. तो ये 4 दिसंबर गलत हो जाएगा. इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न, ये भी गलत होगा. इज रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन बिफोर 30 सितंबर, ये भी गलत है. बेसिकली उसको रिक्वायर कब रहेगा? इज रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन और बिफोर 14 दिसंबर. 3 महीने के अंदर उसको ये अपना जब भी ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन उसको मिलेगा उसके 3 महीने के अंदर ही करना. देन नेक्स्ट देखिए, ज़ाइलो एंड कंपनी हैज 3 ब्रांचेस. एक जलंधर में, एक अमृतसर में, एक लुधियाना में इन द स्टेट ऑफ पंजाब. अमृतसर और लुधियाना ब्रांच गारमेंट्स में डील कर रहे हैं, जलंधर ब्रांच में शू सप्लाई कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर लीगली अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, पहली बात देखिए, ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर पंजाब स्टेट डिक्लेयरिंग वन ऑफ द ब्रांचेस एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर ब्रांचेस एज रजिस्टर्ड प्लेस. बिल्कुल सही है. देन ज़ाइलो एंड कंपनी कैन ऑब्टेन सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द 3 ब्रांचेस. ये भी सही है. Xylo and company can obtain one GST registration for shoe business and another GST registration for common garments business. ये गलत है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 and 2 होगा. either 1 और 2. आंसर हो जाएगा either 1 और 2, यानी इसका आंसर हो गया either 1 और 2. ये आंसर हो गया इसका. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर जीएसटी फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर. जब तक कि उसको कैंसिल नहीं कर दिया जाए तब तक वो परमानेंट रहता है रजिस्ट्रेशन until इट इज कैंसल्ड. तो आंसर यही रहेगा, ये वैलिड रहेगा टिल इट इज कैंसल्ड. आंसर क्या रहेगा इसका? वैलिड टिल इट इज व्हाट? कैंसल्ड. इट इज वैलिड टिल इट इज से कैंसल्ड. जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाता तब तक क्या रहेगा? ये वैलिड रहेगा. अब देखिए, विद इन हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन कैन बी मेड. सेक्शन 30 में पढ़ा था कि जब 30 दिन के अंदर जब आपको सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर मिलेगा उसके 30 दिन के अंदर यू कैन अप्लाई फॉर व्हाट? कैंसिलेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन यानी रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो ये आ जाएगा विद इन 30 डेज. कितने टाइम के अंदर अपने को ये अप्लाई करना है? दिस इज व्हाट? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर. विद इन 30 डेज यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर. नेक्स्ट देखिए, 21वां क्वेश्चन. Can a registered person under composition scheme collect GST on outward supplies from the recipients? Composition tax cannot be collected from the recipients. Composition tax cannot be collected from recipient. ठीक है. कंपोजिशन टैक्स क्या है? रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन रजिस्टर्ड पर्सन से वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कंपोजिशन टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड ऑन सप्लाईज. तो ये आंसर हो जाएगा नो. नो आंसर इसका नो. फिर ये बोल रहे हैं इन केस GTA सर्विस टैक्स इज टू पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज कब लगेगा GTA में? जब रेट ऑफ GST क्या हो? 12% हो. जब GST इज पेएबल एट रेट ऑफ 12%. यही सही है. तो आगे पढ़ेंगे, आपको वैसे रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती है. फिर भी देख लीजिएगा, कई बार एक सिमिलर से पॉइंट्स आ जाते हैं, पर यहाँ ये कुछ भी नहीं है कि 5% की बात कर रहा है. अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर अगर है तो एग्जेम्प्ट रहती है सर्विस. रजिस्टर्ड कैजुअल पर्सन है, इफ रेसिपिएंट इज अ GTA is a recipient of GTA service, तो वहाँ भी exempt रहती है. Then which of the following services are not exempt from GST? योगा कैंप organized by a charitable trust, ये exempt रहता है, ये exempt है.
फिर देखो ये क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट, ये भी क्या रहती है, ये सर्विसेज भी क्या है, एग्जेम्प्ट रहती है। ये सर्विसेज भी क्या है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ये भी एग्जेम्प्ट है। फिर नेक्स्ट देखो, सर्विसेज बाय कोड ब्लड बैंक, ये भी एग्जेम्प्ट है। कोड ब्लड बैंक प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल एग्जेम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विसेज के टॉपिक के अंदर अपने डिस्कस किया था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमेंट्रेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये क्या हो जाती है, टैक्सेबल है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी सर्विसेज क्या है, कौन सी सर्विसेज यहाँ पे, कौन सी सर्विसेज क्या है टैक्सेबल है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये सर्विसेज क्या है, टैक्सेबल है। ये सर्विस टैक्सेबल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंट्रेटर टू द रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये सर्विस क्या है, टैक्सेबल आ रही है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, राइट इन गुड्स अगर ट्रांसफर होता है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। फिर है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्ट्यूपलेट्स दैट प्रॉपर्टी विल पास एज अ फ्यूचर डेट, ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो ये हो गए, ये दोनों क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गए। राइट टू यूज, ट्रांसफर राइट इन गुड्स क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, पहली बात। तो आंसर इसका हो जाएगा ए का 1। नेक्स्ट देखिए, रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। इन्होंने बोल रखा है रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंट्रास्टेट रेट टैक्सेबल सप्लाई है, इंट्रास्टेट रेट जो टैक्सेबल सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई, इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई है, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स है, पेमेंट फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विसेज, जीटीए इज नॉट पेइंग टैक्स एट रेट ऑफ 12%, यानी ये आरसीएम के तहत, इनवर्ड सप्लाई आरसीएम के तहत टैक्स लग रहा है। पूछ रहे क्या है, ये एग्रीगेट टर्नओवर निकालो, तो तीनों इंक्लूड हो जाएंगे, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट्स, सब इंक्लूड हो जाएगा। तो 10 और 5 15 और 8 23 लाख, 23 लाख आ जाएगा इसका आंसर, 23 लाख। नेक्स्ट देखिए, P Limited is registered office, as its registered office under Companies Act in state of Maharashtra, from where it is ordinarily carries on business of taxable goods, यहाँ से ही डील कर रहा है business of taxable goods। और उसका एक वेयर हाउस भी है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना में उसका वेयर हाउस है। विच ऑफ दी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड अंडर, कौन सी प्लेस ऑफ बिजनेस है, दोनों होंगी, दोनों होंगी, एक महाराष्ट्र भी होगी और तेलंगाना भी होगी। तो आंसर सी हो जाएगा। तो स्टोरेज करते हो वो भी क्या है, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस होती है। नेक्स्ट देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, यस, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल है, यस। फिर है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर ओनली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीजी एक्सटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, यस। तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में ये डी आंसर आ रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, अब एग्जेम्प्ट पूछ रहे हैं कि कौन सी सर्विसेज यहाँ एग्जेम्प्ट रहेगी जीएसटी से। पहला देखिए क्या कह रहा है, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म, in performance of classical art form of painting, sculpture, making, etc. without consideration thereof not exceeding rupees 1.5 lakhs। आंसर क्या आ जाएगा इसका, क्या ये एग्जेम्प्ट रहेगी? ये पेंटिंग और स्कल्पचर हो गया टैक्सेबल हो गई, ये टैक्सेबल है, पेंटिंग स्कल्पचर टैक्सेबल। देन मॉडर्न आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1.5 lakhs, पर ये मॉडर्न आर्ट फॉर्म है, ये भी टैक्सेबल होगा। देन सर्विसेज बाय वे एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोल्क और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ डांस, म्यूजिक एंड थिएटर विद कंसिडरेशन एक्सीडिंग 1.5 lakhs, ये भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया, ये भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। फिर आ गया डी,
Services by an artist by way of performance in folk or classical art forms of music, dance or theatre with consideration thereof not exceeding 1.5 lakhs. तो आंसर आ जाएगा इसका 1 डी आंसर आ जाएगा. इसका आंसर क्या है? डी आंसर. नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू, एडमिशन है इन डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. म्यूजियम ये एग्जेम्प्ट रहता है, नेशनल पार्क भी एग्जेम्प्ट रहता है, टाइगर रिजर्व भी एग्जेम्प्ट रहता है. पर रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट वे एडमिशन टिकट कॉस्ट 600 पर पर्सन, ये टैक्सेबल हो जाएगा. 500 रुपए पर पर्सन से ज्यादा अगर है तो ये टैक्सेबिलिटी की एम्बिट में आ जाता है. थ्रेशोल्ड 500 रुपए. डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट कब डिडक्ट होता है? सच डिस्काउंट इज एज पर द एग्रीमेंट विच हैज बीन एंटर्ड इन बिफोर और द टाइम ऑफ सप्लाई, बिल्कुल सही है. सच डिस्काउंट इज लिंक टू द रेलेवेंट इनवॉइस, बिल्कुल सही है. एंड प्रपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट, बिल्कुल सही है. तो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3. ये आंसर हो गया डी इसका. देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस recipient need to add the input tax credit availed by him to his output tax liability? In which of the following situations recipient need to add ITC availed by him? अगर आप सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हो, कितने दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हो, विद इन अ पीरियड ऑफ से 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तब ऐड होता है. तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखिए, पेमेंट फॉर सप्लाईज अलॉन्ग विद टैक्स पेएबल देयर ऑन अंडर फॉरवर्ड चार्ज इज नॉट मेड विद इन 45 डेज, ये रॉन्ग है. If payment for supplies along with tax payable thereon under forward charge is not made within 90 days, ये भी wrong है. Then, if payment for supplies along with tax payable thereon under forward charge is not made to the supplier within 180 days from the date of invoice, ये सही है. तो आंसर इसका आ जाएगा within 180 days from the date of invoice. Then, if payment for supplies along with tax payable thereon under forward charge is not paid to the supplier within 1 year from date of invoice, ये गलत है. अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी शैल बी डीम्ड रिवोकेशन अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, वो डीम्ड रिवोकेशन माना जाएगा सीजीएसटी में, ये ट्रू है. देन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी कैंसलेशन अंडर सीजीएसटी, ये भी ट्रू है. दो तो ट्रू हो गए. फिर रिवोकेशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी शेल नॉट बी डीम टू बी ए रिवोकेशन, ये रॉन्ग है. और शेल नॉट वाला आ रहा है, ये भी रॉन्ग है. तो कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं? फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है. आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका. इफ गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉस और इंस्टॉलमेंट, तो क्रेडिट कब मिलता है? जब लास्ट लॉट या इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है. तो इतने ईजी आ जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया है. आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट. फिर फॉर बैंकिंग कंपनीज यूजिंग इनपुट एंड इनपुट सर्विस पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. देन अब बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के पास ऑप्शन है, या तो देखो जितनी उनकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज है उसको क्या है, उसके एट्रीब्यूटेबल आईटीसी वो रिवर्स कर दे, या वो इनपुट और इनपुट सर्विस का क्रेडिट ही कितना ले, 50% ले, उससे ज़्यादा उनको मिलेगा नहीं महीने में, बाकी उसको लैप्स होएगा. तो आईटीसी ये बोल रहे हैं शैल बी कंपल्सरी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, ये ट्रू है. ये या तो ये ऑप्शन ले लें, या 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल गुड एंड इनपुट सर्विस शैल बी मैंडेटली टेकन इन द मंथ एंड रेस्ट शैल लैप्स, ट्रू है ये. तो आंसर क्या हो जाएगा? आइदर ए हो जाएगा या बी हो जाएगा. ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइदर ए या बी. ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइदर ए या बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a supplier takes deduction of depreciation on GST component of the cost of capital goods. मतलब GST component पे अगर आप depreciation ले लेते हो, तो हमने पढ़ा था कि फिर आप सेक्शन 16 के अंदर फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. अगर GST जैसे एक कैपिटल गुड्स है 10 लाख का, उसमें 1,80,000 रुपए GST आया, टोटल परचेज प्राइस 1180 की है. अगर आप डेप्रिसिएशन 1180 पे ले लेते हो तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा 180 का? ये नहीं मिलेगा. तो ये कह रहे हैं सप्लायर कैन अवेल ओनली 50% ऑफ द टैक्स कंपोनेंट, गलत है. नॉट अवेल आईटीसी ऑन द सेट टैक्स कंपोनेंट, ये सही है. बाकी ये दोनों गलत हैं. 100% और 25% का कुछ नहीं है. वेयर हाउसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट? राइस एग्जेम्प्ट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है,
एग्री एग्जाम्प्ट है, पर कॉफ़ी एग्जाम्प्ट है या नहीं है देख लीजिएगा एक बार। कॉफ़ी बेसिकली यहाँ पे वेयर हाउसिंग जो अपन ने पढ़ी थी वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह इसके बारे में पढ़ा था, उसके रिलेशन में क्या है एग्जेम्पशन था। कॉफ़ी के रिलेशन में भी क्या है एग्जेम्पशन आ रहा था, कॉफ़ी भी एग्जेम्प्ट हुई थी, बीटल लीव्स और उस सब जगह ये भी आ रही थी। तो 36 का जो आंसर आएगा चारों ही यहाँ क्या रहेंगे एग्जेम्प्ट रहेंगे। ठीक है, कॉफ़ी भी एग्जेम्प्ट है, टी भी एग्जेम्प्ट है। अब विच ऑफ द सर्विसेज रिसीव्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट टू सप्लाई। एक हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए, यस क्योंकि ये रिलेटेड है, सन भले से हो तो रिलेटेड भी हो, तो मतलब वेल सेटल्ड भी हो तो भी रिलेटेड है। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, नो क्योंकि ये ब्रदर का डिपेंडेंट होना जरूरी है, ब्रदर का डिपेंडेंट होना जरूरी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन इन इंडिया इन फ्रांस, ये यस ये सप्लाई के एम्बिट में आएगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर इन रशिया, तो ये ओनली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया, ये भी जैसे डिपेंडेंट हो या नहीं उस डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी सप्लाईज हो गई, पहली दूसरी और चौथी, पहली दूसरी और चौथी सप्लाई के एम्बिट में आएगा, पहली तीसरी और चौथी, आंसर हो जाएगा पहली तीसरी और चौथी, दूसरी नहीं है सप्लाई। देन 38th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ, ये सेक्शन 10 की बात कर रहा है, ऑफ CGST एक्ट 2017 इवन दो द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर्स एलिजिबल है, रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट ये भी एलिजिबल है, पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम एलिजिबल है। उसके अलावा पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ये 10(2)A में एलिजिबल है अगर उसका टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं करे, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस क्या सर्विस में 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस के अंदर पेमेंट हो गया तो डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा, अगर 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस के अंदर नहीं हुआ पेमेंट तो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस है। तो यहाँ देखिए डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स बिल्कुल ठीक है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बिल्कुल ठीक है, डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन बैंक अकाउंट ठीक है। तो तीनों में से जो भी पहले होगा अर्लियर ऑफ A, B एंड C, तो आंसर विल बी व्हाट अर्लियर ऑफ A, B एंड C। नेक्स्ट देखिए 40वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डज नॉट फॉल अंडर reverse charge provisions as contained in section 9(3) of the CGST Act. Services supplied by arbitral tribunal to business entity located in Ladakh. Arbitral tribunal business entity को देता है तो RCM में आती है। Sponsorship services provided to partnership firm ये भी RCM में आती है। Sponsorship services provided to body corporate ये भी RCM में आती है, ये सब taxable territory में। And service of renting of motor vehicle for passengers provided to a recipient other than body corporate, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अदर कंडीशंस है तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगी। तो कौन सी सर्विस आरसीएम में नहीं आ रही, डी वाली आरसीएम में नहीं आ रही। कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एडमिशन टू सर्कस वेयर एंट्री टिकट कॉस्ट 550 पर पर्सन, 500 पर पर्सन तक एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस ये भी क्या है टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल। नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज बाय ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, ये टैक्सेबल है। अगर हेल्ड आउटसाइड इंडिया होती तो क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती। नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, ये एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट देखिए, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल्स यूज फॉर मेकिंग इज अलाउड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स यस आईटीसी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी मोटर व्हीकल्स का आईटीसी मिलता है, इम्पार्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग स्किल्स ये इसमें भी आईटीसी मिलता है। तो तीनों ही केस में आईटीसी मिल जाएगा आपको, आईटीसी तीनों ही केस में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज, टैक्स ऑन विच इज टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन कराना है, सप्लायर को नहीं कराना इस केस में। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्स सप्लाईज फ्रॉम
अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऑफ टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सर्विस में थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट आपको मिलता है। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन special category state through ECO required to collect tax other than the supplies notified under 95 with an aggregate turnover up to 20 lakh, यहाँ threshold exemption मिल जाता है, ठीक है। सर्विस वाले में, सर्विस में थ्रेशोल्ड मिलता है, गुड्स में नहीं मिलता। पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर इज एजेंट और अदरवाइज, यस, यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना, इसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना। नेक्स्ट देखिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन हियर within a period of 5 days prior to the commencement of business. We have seen within a period of 5 days prior to the commencement of business. So at least 5 days prior to the commencement of business, they is required to obtain registration. अब देखिए, registration certificate granted to casual taxable person or non-resident taxable person will be valid for a period of 90 days from the date of registration, from the effective date of registration or the period which has been specified in the RC, whichever is earlier. तो ये हो जाएगा earlier of what, 90 days from the effective date या period specified in the registration application. अब next देखिए, in case of taxable supply of services by NBFC to other than a distinct person, invoice कितने दिन में जारी होनी चाहिए, 45 दिन के अंदर invoice जारी होनी चाहिए। NBFC हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। Goods which are being sent or taken on approval or sale or return are removed before supply takes place. Invoice shall be issued before or at the time of supply, सही है, या 6 months from the date of removal, whichever is say earlier. आंसर हो जाएगा C, earlier of A and B. Invoice goods के रिलेशन में क्या है, 3 कॉपीज में बनाई जाती है, 3 कॉपी में बनाई जाती है। सर्विसेज के रिलेशन में 2 कॉपी में बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका A, ट्रिप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग shall be discharged first while discharging the liability of taxable person? All dues relating to previous tax period, पहला नंबर इसका आएगा। फिर करेंट टैक्स पीरियड के ड्यूज आएंगे। तीसरा आएगा डिमांड रेज्ड अंडर सेक्शन 73 एंड 74। तो पहला आ जाएगा ऑल ड्यूज रिलेटिंग टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न क्या होती है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जो भी दोनों में से बाद में हो। तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जो भी दोनों में से बाद में हो। अब ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों में सही है, इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्रांड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन, गलत है। अगर ग्रांड पेरेंट्स डिपेंडेंट होंगे तो ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर पे तो वो रिलेटेड माने जाएंगे। ग्रांड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड, ये भी गलत है। फिर देखिए, ग्रांड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू द ग्रांड डॉटर, ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर ओनली इफ दे आर होली डिपेंडेंट, ये सही है। उसके अलावा ग्रांड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड टू द ग्रांड डॉटर एंड ग्रांड ओनली इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट, ये गलत है। फिर कह रहा है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, यस। सेंट्रल एक्साइज सेज टैक्स, वैट, यस। बोथ ए एंड बी, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, जीएसटी नहीं लगता है। अब एक है, कह रहा है कि अ टैक्स इनवॉइस इज इशूड डेटेड 20/1/21 ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम, आईटीसी लॉस हो जाएगा रिटर्न सितंबर 22 का भेज रहे हो, यानी फाइनेंशियल ईयर हो गया अपना 20-21, यानी सितंबर 21 का जो रिटर्न जा रहा है, सितंबर 21 का जो रिटर्न जा रहा है अक्टूबर तक, सपोज करो 20 अक्टूबर तक, या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न विच ईयर अर्लियर। तो आंसर हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न और 1 सितंबर 21, विच ईयर से अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन, बिल्कुल ट्रू है। मेंबरशिप ऑफ क्लब पे आईटीसी नहीं मिलता, सही है। उसके अलावा ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज सच एज लीव ट्रेवल और होम ट्रेवल कंसेशन, ये भी आईटीसी एलिजिबल नहीं है। तो कौन से भी आईटीसी एलिजिबल नहीं है, तीनों पे ही आईटीसी एलिजिबल नहीं है, तीनों ही केसेस में आईटीसी एलिजिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स अंडर द सीजीएसटी एक्ट। देखिए, लॉटरी टिकट्स एक्शनेबल क्लेम्स है, गुड्स है, ये
न्यूमिस्मेटिक वैल्यू की करेंसी है, ये भी क्या है, गुड्स के एम्बिट में आती है। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी गुड्स नहीं है, ये सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज क्या है, नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 यानी बी आंसर हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर राम इज अ ज्वेलर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई। राम है रजिस्टर्ड इन जीएसटी अंडर मुंबई, वांट्स टू सेल हिज ज्वेलरी इन ट्रेड एक्सपो। तो इसको कैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जैसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन मतलब कराना पड़ेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ही नीड्स टू रजिस्टर एज इन दिल्ली एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ही नीड टू पे एडवांस टैक्स, ये भी सही है। ही नीड टू फाइल GSTR1 एंड IFF invoice furnishing facility and GSTR3B for Delhi GSTN for the month of or quarter as a case में, ये भी सही है। तो you need to be mandatorily have a place of business in Delhi। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की दिल्ली में अब जब वो बिजनेस एग्जीबिशन है, वहाँ मैंडेटली प्लेस ऑफ बिजनेस होने की कोई रिक्वायरमेंट इस सच नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर CGST एक्ट? कौन सी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है CGST एक्ट में? सेल ऑफ लिकर, ये नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट हो गई, सही है। सेल ऑफ सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, ये एग्जेम्प्ट है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ये भी एग्जेम्प्ट है, सही है। तो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज? एलोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, ये भी ट्रू है। तीनों ही क्या है, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन की एम्बिट में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका भी D। Then which of the following services exempt under healthcare service provided by clinical establishment? Chemist shop in hospital selling medicines, ये taxable है। Food supplied by canteen run by hospital for in-house inpatients, ये exempt रहेगा। उसके अलावा आउटडोर पेशेंट्स होंगे या विजिटर्स और अटेंडेंट्स होंगे, ये टैक्सेबल है। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये भी टैक्सेबल रहेगा, हेल्थ केयर के एम्बिट में नहीं आ रहा। तो कौन सी सर्विसेज क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, ये पूछा है। तो फूड वाली सर्विस जो कि पेशेंट्स को दी जा रही है एज पर द डाइट चार्ट बाय द डाइटिशियन, वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। अब ये कह रहे हैं इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹5 लाख, एडवांस रिसीव्ड है 1 अप्रैल को, इनवॉइस इशू ये 15 अप्रैल को, गुड्स रिमूव है 25 अप्रैल को। तो टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है तो 15 अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि सिंस इनवॉइस इज इशूड प्रायर टू सप्लाई। तो आंसर बहुत सिंपल है, प्रायर टू रिमूवल ऑफ गुड्स इनवॉइस जारी हो गई तो 15 अप्रैल इस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है। देन नेक्स्ट देखिए, श्याम इज लोकेटेड इन मुंबई इज रिसीविंग लीगल सर्विस फ्रॉम लॉयर मिस्टर ज्ञान रजिस्टर्ड अंडर GST। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ श्याम क्या है, 42 लाख है, श्याम लिमिटेड। तो ये RCM के अंदर कवर्ड है। टाइम ऑफ सप्लाई RCM में क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे from date of invoice, whichever is earlier। एक तो 15 अप्रैल को इनवॉइस जारी हुई है, पेमेंट 5 मई को हुआ है, पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हुआ है 1 मई को, और टाइम ऑफ सप्लाई पूछ रहा है तो 1 मई इसके अंदर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 1 मई इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर क्या नेक्स्ट देखिए, Which of the following is not eligible for composition scheme under 10(1) and 10(2)? अगर ABC गारमेंट्स बेच रही है सोली इन अहमदाबाद, एग्रीगेट टर्नओवर 78 लाख, 1.5 करोड़ तक के एग्रीगेट टर्नओवर पे, यस एलिजिबल है ये। स्टार्टअप कंपनी एक्सक्लूसिवली ऑपरेटिंग अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर 98 लाख, ये भी एलिजिबल है। कुरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग सोली इन मुंबई हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 90 लाख, नॉट एलिजिबल, ये एलिजिबल नहीं है। ग्रोसरी आइटम्स बेच रही है उड़ीसा में हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर 95 लाख, ये भी क्या है, एलिजिबल है। तो आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट देखिए, अज्यूमिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज गिवन बिलो आर अंडरटेकन फॉर अ कंसिडरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस? रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। एन एम्प्लॉय एग्रीइंग नॉट टू वर्क फॉर कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लीविंग करेंट एम्प्लॉयमेंट, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। रिपेयर्स ऑफ मोबाइल फोन भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये नो सप्लाई है। आंसर हो जाएगा इसका D।
नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,55,000, 2,55,000 का माल बेचा है, एंड चार्ज जीएसटी रेट ऑफ 18%, 255 पे 18% जीएसटी चार्ज किया, यानी कितना जीएसटी चार्ज हो गया, 255 पे 18% यानी 45,900 जीएसटी चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसमें 40,000 माल रिटर्न हो गया और क्रेडिट नोट जारी कर दिया है जेड लिमिटेड ने सेम मंथ में, तब ये लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी जितने एक्सटेंड तक का क्रेडिट नोट जारी हुआ है, यानी 7,200 की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से हो गई 38,700। जीएसटी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी इस केस में, ये पूछ रहे जीएसटी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी इस केस में, जीएसटी लायबिलिटी इस केस के अंदर 38,700 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सी एंड कंपनी आर रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली opted for compulsion levy under subsection 1 and 2 of CGST Act. It sold goods in fourth quarter for a financial year for rupees 15 lakhs, 15 लाख रुपए का माल बेचा है, एप्लीकेबल जीएसटी रेट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सीसी कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेशन कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली, इसका भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑल्सो परचेज ईएन कंपनी रजिस्टर्ड इन हरियाणा, इसका भी कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपोजिशन टैक्स के लिए आईटीसी आप यूज नहीं कर सकते। जीएसटी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15 लाख का 0.5% सीजीएसटी हो गया, यानी 7500, 0.5% क्या हो गया, एसजीएसटी हो गया, यानी 7500। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा इसका ए। देन नेक्स्ट देखिए, रघु अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर द लॉ, ऑडिट अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, यस। टैक्स ऑडिट, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर मिस्टर रघुज वाइफ, सैलरीड एम्प्लॉय, 5,000 के लिए। ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड जीएसटी रेट 18% है। पूरे के पूरे 70,000 रुपये बिजनेस एक्सपेंडिचर बुक कर लिया। अब रघु को कितना आईटीसी मिल जाएगा, 65,000 का 18% मिलेगा, क्योंकि ये तो पर्सनल यूज है, ये तो पर्सनल यूज है। तो 65,000 का 18% इसको आईटीसी मिल जाएगा, 65,000 का आईटीसी, यानी 11,700। आंसर हो जाएगा इसका 11,700। नेक्स्ट देखिए, टीटी लिमिटेड, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निशेज दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून, जून के महीने की इंफॉर्मेशन है। इंटरस्टेट सप्लाई है, इस पे आईजीएसटी लग रहा है। इंटरस्टेट परचेज है, इस पे भी आईजीएसटी लग के आया है, इसका आईजीएसटी लग रहा है, जिसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। अभी ये कह रहा है एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी 18% है, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जीएसटी लायबिलिटी पूछ रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 1,25 का 18% इसका आउटपुट टैक्स है, 22,500 इसका आउटपुट टैक्स है, आईटीसी 1,05,000 का मिल रहा है 18% की रेट से, 18,900। ₹3,600 इसकी आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी ₹3,600। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स इंटरस्टेट फॉर 2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड इन यूपी। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई होगी 2,05,000 का, ये आईजीएसटी इस पे चार्ज होगा। ठीक है, रेट ये 5%। एज पर टर्म्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, प्रदीप ट्रेडर्स इज टू डिलीवर द गुड्स एट फैक्ट्री ऑफ बलराम प्राइवेट लिमिटेड, बलराम प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री पे ये गुड्स डिलीवर करने हैं, और उसके लिए फ्रेट चार्ज किया गया 2,400, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। प्रिंसिपल सप्लाई या सप्लाई ऑफ गुड्स है, जीएसटी लेवेबल ऑन फ्रेट 12%, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने क्या होएगा, 2,05,000 प्लस 2,400 इंटू 5%, 10,370 रुपये आईजीएसटी की लायबिलिटी आएगी इस केस में। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, 10,370, क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब प्रेम एंड सन्स हैज टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 1 जनवरी
बट फेल्ड टू फर्निश जीएसटी रिटर्न फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ऑफिसर ने उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया 25 जुलाई को, जिसका ऑर्डर मिला है उसको 31 जुलाई को। अब ये रिवोक करना चाहता है तो 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगानी है। 30 दिन यानी 30 अगस्त तक इसकी क्या हो जाती है, रिवोकेशन की एप्लीकेशन लग जानी चाहिए। अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो 30 अगस्त तक इसको रिवोकेशन की ये एप्लीकेशन लगेगी। फिर नेक्स्ट देखिए, एक्सएक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन यूपी। बुक्स एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, बुक्स तो एग्जेम्प्ट है। एक्सएक्स लिमिटेड अरेंज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज बुक्स फ्रॉम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विच चार्ज फ्रेट ऑफ 9,000 फॉर द सेम। 9,000 रुपए की फ्रेट चार्ज की है। जीएसटी इज पेएबल एट 5% on such GTA service. Which of the following statement is correct in the following context? GST of rupees 450 is payable by XX on reverse charge. GST of rupees 450 is payable by XX on reverse charge. सही है, ये देना ही पड़ेगा। भले इसे बुक्स एग्जेम्प्ट है, पर अगर फ्रेट का पेमेंट कर रहा है पर्सन तो उसको क्या है, रिवर्स चार्ज में 450 रुपये जीएसटी देना होगा। फिर देखिए, साहिल अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली having residential property in Vasant Vihar, Delhi, has given it on rent to family for 50 lakhs per annum for use as residence. तो renting of residential dwelling जो होता है, renting of residential dwelling for use as residence, वो क्या हो जाता है, exempt हो जाता है, वो exempt हो जाता है। तब ये पूछ रहे whether साहिल इज लायबल टू पे टैक्स ऑन सच रेंट। नो, उसको नहीं देना, क्योंकि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, इज एग्जेम्प्ट। ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, गुड्स इंक्लूड्स एक्सटेबल क्लेम्स, यस। ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू लैंड एग्री टू बी सीवेड बिफोर सप्लाई, यस। मनी गुड्स के एम्बिट में नहीं आ रहा, सिक्योरिटी गुड्स के एम्बिट में नहीं आ रहे। तो कौन सी चीज गुड्स के एम्बिट में आ रही है, फर्स्ट और सेकंड गुड्स की एम्बिट में आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस। इंटरस्टेट सप्लाई की है 17 लाख की, एग्जेम्प्ट सप्लाई की है 1 लाख की, इंटरस्टेट सप्लाई की है 1 लाख की। अब इसको क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है और टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जेड इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बोल नहीं, जेड इज लायबल फॉर मेक रजिस्ट्रेशन एज ही मेक्स इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस विल बी डीम्ड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। एक तो हो गया ट्रांसफर ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम मुंबई टू ब्रांच, ठीक है, ये डीम्ड सप्लाई है। सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन है। एक है डीलर ऑफ ईसी, परमानेंटली ट्रांसफर मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल इज ब्लॉक्ड, ये नहीं होगा क्योंकि आईटीसी नहीं लिया तो ये नहीं होगा। मिसेज रिद्धि एन एम्प्लॉई ऑफ सन लिमिटेड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर ओकेजन ऑफ दिवाली, 21,000 50,000 तक की गिफ्ट, नो सप्लाई है, ये नो सप्लाई, ये भी नो सप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आएगा इसका, ए आएगा। 74 का क्या आ रहा है, ए आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। मैन्युफैक्चरर है ये मोटर कार के, ये मैन्युफैक्चरर है मोटर कार के, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी सर्विस अगर लेते हो फॉर कार मैन्युफैक्चर्ड, ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। बसेस परचेज बाय फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी एलिजिबल है। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस अंडर स्टेटरी ऑब्लिगेशन, ये भी एलिजिबल है। एंड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉयज, ये इनएलिजिबल है, ये इनएलिजिबल। आंसर हो जाएगा इसका 3.5 लाख रुपए, इनएलिजिबल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are correct under GST law? If the supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods and services provided, then he can issue credit note. ज़्यादा वैल्यू चार्ज कर ली तो क्रेडिट नोट, यस।
If supplier declared some special discount which is offered after supply is over, then he cannot issue credit note under GST law for discount offer. ठीक है, ये भी ऐसे डिडक्टेबल नहीं रहेगा. If quantity received by the recipient is more than what has been declared in tax invoice, supplier can issue debit note. If quantity received by recipient is more than what he has, yes, he can issue debit note. There is no time limit to declare the details of debit note in the invoice. No, ये गलत है. तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4th. ठीक है. अब पर्ल क्लासिकल सिंगर है, उसने ऑर्गेनाइज किया सिंगिंग फंक्शन. सो शी बुकड एन ऑडिटोरियम ऑन 10 अगस्त. टोटल अमाउंट है 20,000 का. 5,000 एडवांस दिया है. तो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में इसमें 10 अगस्त को ही आ गई टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस 5,000 के रिलेशन में. फिर ऑर्गेनाइज फंक्शन हुआ 10 अक्टूबर को और इनवॉइस जारी की है 25 नवंबर को 20,000 रुपए की. बैलेंस पेमेंट 15,000 का हुआ 30 नवंबर को. अब यहां सिंस इनवॉइस जो है इज नॉट इशूड विद इन 30 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस, उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई अब यहां क्या हो जाएगा, 30 दिन के अंदर इनवॉइस जारी नहीं कर रहे, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ कंप्लीशन. अब ये 15,000 का तो ये हो गया. आंसर क्या आ जाएगा इसका, 25 नवंबर का 5,000 तो ये हो गया और 5,000 का तो 10 अगस्त आ जाएगा और बाकी 10 अक्टूबर आएगा. तो आंसर आ जाएगा 10 अगस्त 5,000 का और 10 अक्टूबर 15,000 का. तो आंसर विल बी सी इन दिस केस. आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ये है इसका आंसर, क्योंकि इनवॉइस 30 दिन के अंदर जारी नहीं हुई है फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट उसको बाद में मिल रहा है. नेक्स्ट देखिए, ABC generated e-way bill on 12th February at 14 hours. It used over-dimensional cargo for a distance of 100 kilometers. तो अब ये 5 days की वैलिडिटी रहेगी इसकी, 5 days की. What is the validity period of e-way bill will expire if there is no extension? तो 12 तारीख को हुआ तो 17-18 तारीख को मिडनाइट ऑफ 17-18, 13, 14, 15, 16, 17 मिडनाइट ऑफ 17-18 ये एक्सपायर होगा. फिर देखिए क्वेश्चन, एग्जेंट सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच अट्रैक्ट नील रेट, यस. नॉन टैक्सेबल, यस. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तीनों ही एग्जेम्प्ट सप्लाई के एम्बिट में आएगी. आंसर इसका हो जाएगा डी, तीनों ही एग्जेम्प्ट सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है. फिर राम इज एन इंडिविजुअल बेस्ड इन गुजरात, इज इन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग 10 लाख सैलरी. 10 लाख सैलरी ये नो सप्लाई है. He is also providing consultancy service to different organization and growth and expansion of business. His turnover from supply of service 12 lakhs है. ठीक है. Determine whether he is required to obtain registration. बोला no, क्योंकि सर्विसेज का टर्नओवर उसका किससे एक्सीड नहीं कर रहा है, 20 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा गुजरात के स्टेट में. ये तो सप्लाई नहीं है, इसलिए वो तो काउंट ही नहीं होगा. Then next is Harish Trading Company is situated in Haryana. Is a dealer of seeds exempt by exemption notification and chemical fertilizer taxable. He is about to cross the threshold limit of registration. He wants to opt for composition scheme under 10(1) and 10(2). His entire supply is made within Haryana. तो क्या ये composition scheme opt कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. ये बिल्कुल कर सकता है अगर उसका aggregate turnover does not exceed up to रुपीज 1.5 करोड़. तब तक ये क्या है, कंपोजिशन स्कीम के ऑप्शन में रहेगा. तब तक ये कंपोजिशन स्कीम के ऑप्शन में रहेगा. नेक्स्ट देखिए, ऐश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्डवेयर आइटम्स. इसने परचेज की एक मशीन 1620 को 59,000 में, 50,000 और 9,000 GST है उस पर, 9,000 ITC क्लेम ले लिया, 1/22 को उसने बेच दिया. तो इसको GST किस पे देना होगा, GST पेएबल क्या होगा, एक तो नंबर 1 हो जाएगा
जीएसटी लेविएबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, और नंबर 2 हो जाएगा जो भी आईटीसी लिया है उसने माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ यूज, जो भी विचर इज हायर, ये जीएसटी देना पड़ता है। सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स में कैपिटल गुड्स के बारे में बता था। जब जीएसटी लेवेबल तो हो गया इसका 7,200, आईटीसी लिया था इसने, अब 1/1/2022 को बेचा है ये, और ये 1/6/20 कितने क्वार्टर हो गए ये देखो, 1/6/20 यानी 20-21 के तो पूरे ही आ गए 4, और 21-22 के आ गए आपके 3, यानी 7 क्वार्टर हो गए। कितना आईटीसी लिया था? 9,000 का 5% इंटू 7, ये तो आपको देना मतलब माइनस करना होगा। 9,000 इंटू 5% इंटू 7, 3,150। तो अमाउंट पेएबल कितना हो गया इसमें? 9,000 में से 3,150 घटा दो, 9,000 में से 3,150 घटा दिए, 5,850 या 7,200 विच इज हायर, तो ये तो 5,850 आ रहा है। तो आपको अमाउंट कितना देना पड़ेगा इस केस में? ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 7,200 रुपये देना होगा, 7,200 आपका अमाउंट देना होगा। नेक्स्ट देखिए, पीके ट्रेडर्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट गुड्स, परचेज मशीनरी वर्थ 17,70,000, 15 लाख रुपए प्लस जीएसटी 270 है। उसने कैपिटलाइज कर दिया फुल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्सेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लेम डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। मैंने जीएसटी के एलिमेंट पे भी आईटीसी ले लिया है। सो जीएसटी के एलिमेंट पे भी जीएसटी के एलिमेंट पे भी क्या ले लिया है? डेप्रिसिएशन ले लिया है। तो जीएसटी के एलिमेंट पे अगर आप डेप्रिसिएशन ले लेते हो तो नो आईटीसी इज एडमिजिबल, उस केस में कोई आईटीसी आपको नहीं मिलता है। तो पूछ रहे कितना आईटीसी मिलेगा? 0 आईटीसी मिलेगा, कोई आईटीसी इस केस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर रहीम वांट्स टू स्टार्ट न्यू बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फुटवियर, फुटवियर की ट्रेडिंग मेघालय में काम करना चाह रहे हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपांड बिजनेस ही ऑल्सो मेक सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल सप्लाई करता है तो यहाँ पे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। So required to obtain registration where turnover reaches 40 lakhs गलत है। Required to get registered mandatorily irrespective of turnover limit because he is making supplies through e-commerce operator, ये सही है। 20 लाख वाला भी गलत है, 10 लाख वाला भी गलत है। Then next देखिए, while conducting GST audit of Vishwas Bank, it was discovered that bank has not charged GST on certain supplies made by it, in respect of which determine which of the following supplies made by bank is taxable। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल ये एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट टैक्सेबल है, और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग्स बैंक्स ये एग्जेम्प्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये 85 इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन के। तभी कर पाएंगे जब एक बार आपका पूरा कोर्स अच्छी से हो गया हो। इन डेप्थ डिस्कशन, इन डेप्थ स्टडी की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें।